तो दूसरे तरीके से पूछने की। मुझे सवाल बोला। नया सवेरा के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत लेकर हम हाजिर होते हैं हर सुबह मॉर्निंग प्राइम टाइम का ये पावर पैक शो लेकर, जिसका नाम है नया सवेरा। मैं हूं आंचल, मेरे साथ है सहयोगी संध्या, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सर्वांगीण विकास के साथ भारत की आत्मनिर्भर तस्वीर इस मंच से करें साझा आपके लिए। बिल्कुल, आप सभी को सुप्रभात। आपको नया सवेरा के माध्यम से हम आर्थिक विकास की झलक भी दिखाने वाले हैं। खेल जगत में क्या कुछ हिट है और आपकी सेहत कैसे फिट रह सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। आपको लिए चलेंगे दुनिया भर की तमाम खबरों की ओर भी, और इसके साथ साथ बहुत कुछ रहने वाला है खास। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 2 दिन बाद 14 तारीख को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल की देखरेख में संपन्न होगी चुनावी प्रक्रिया। कल दोपहर लखनऊ के पार्टी कार्यालय में प्रत्याशी भरेंगे नामांकन। थाईलैंड से जल्द भारत लाए जाएंगे गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लुथरा ब्रदर्स। दिल्ली की अदालत से नहीं मिली अग्रिम जमानत। गोवा पुलिस की अजय गुप्ता से भी पूछताछ जारी। निर्वाचन आयोग ने यूपी समेत 6 राज्यों में बढ़ाई SIR की समय सीमा, लेकिन बंगाल में विवाद की स्थिति। ममता बनर्जी ने कहा, मैं 3 बार की मुख्यमंत्री तो फॉर्म क्यों भरूं। संसद के दोनों सदन में आज निजी विधेयकों का दिन। पटल पर रखी जाएगी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट। वित्त मंत्री लोकसभा में पेश कर सकती हैं विनियोग विधेयक। और बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को होंगे संसदीय चुनाव। शेख हसीना के बिना खालिदा जिया की BNP और जमाते इस्लामी के बीच है चुनावी जंग। तो आइए नया सवेरा के माध्यम से आपको सबसे पहले लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर 2 दिनों में यानी कि 14 तारीख को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। इसके लिए कल प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। बीजेपी सूत्रों की माने तो नामांकन होने के 24 से 48 घंटे के भीतर नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। कल दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक पार्टी के राज्य मुख्यालय पर नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विश्व विनोद तावड़े की उपस्थिति में नामांकन पत्र लिया जाएगा, जबकि केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल 14 दिसंबर को चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न करवाया जाएगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, बड़ा सवाल ये है। और विधानसभा चुनाव जब आएंगे यूपी में, उस लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। निश्चित तौर पर। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में कुछ नाम हैं जो इस समय में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, कुछ नाम ऐसे हैं जो चल रहे हैं, जिसमें OBC वर्ग में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम शामिल है। साथ ही साथ इसमें BL वर्मा और यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इस रेस के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, उसके साथ राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद के नाम की भी चर्चा है, यानी कि तमाम नाम रेस में हैं। जबकि ब्राह्मण वर्ग में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के नाम पर अटकलें लगाई जा रही हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की इस दौड़ में इन तमाम दिग्गजों के नाम हैं और
इन नामों से जल्द ही पर्दा उठ जाएगा जब नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा उत्तर प्रदेश को। बिल्कुल, और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए लखनऊ से हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय में सियासी हलचल है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उसको लेकर के नाम आगे बढ़ रहे हैं। 2 दिन शेष हैं जिसके दौरान पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। प्रबल दावेदारों में अगर हम बात करें तो बनवारी लाल का नाम शामिल है, धर्मपाल सिंह का नाम शामिल है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सियासी हलचल है। तो बड़ा सवाल ये है कि कैसे जो प्रांतीय परिषद के सदस्य हैं वो इस प्रबल दावेदारी में से वो कौन सा नाम है चुनेंगे, और उसमें इस नाम के चुनने के बाद तमाम जो अटकलें हैं उस पर विराम लगेगा, किसकी किस्मत चमकने वाली है। और कहते हैं कि जब हम बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की तो उसका रास्ता सीधे उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। उस लिहाज से यूपी का सियासी माहौल बहुत इस वक्त गहमा गहमी वहाँ पर है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तमाम इन बड़े नामों की दावेदारी है, लेकिन कौन बनेगा किंग मेकर उस पर बड़ा सवालिया निशान है। निश्चित तौर पर, और सभी को इंतजार भी है कि आखिर उत्तर प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष कौन मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि आगामी चुनाव की अगर हम बात करें तो उसकी तैयारियों को लेकर हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है, और उसी के लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर के अब लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं। और इसी बड़ी खबर पर विकास सिंह इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सवाल ये कि जिन प्रबल दावेदारों के नाम इस वक्त रेस में आ गए हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो किस तरह सुगबुगाहट है, और इस चुनाव को लेकर कितनी बड़ी हम मान सकते हैं गहमा गहमी इस वक्त उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। काफी लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार था और इनके नामों को लेकर कई अटकलें चल रही थी काफी लंबे समय से, और खासतौर से 2 चीजें निकलकर सामने आ रही थी। एक कि ओबीसी वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष अगला हो सकता है, और दूसरा एक कयास लगाए जा रहे थे कि ब्राह्मण वर्ग से भी हो सकता है। ओबीसी वर्ग की सबसे ज्यादा संभावना है कि प्रदेश में हम देखते हैं कि ओबीसी वर्ग में जो बड़े नेता हैं जिनके नाम चल रहे थे उनमें से प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सिंह, बाबूराम निषाद, इस तरीके से तमाम सारे नाम थे जो इस दौर में सबसे आगे चल रहे थे। और इनमें कहीं ना कहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का भी नाम शामिल था, जो लोग कयास लगा रहे थे इन नामों पर विचार हो सकता है, ये नाम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तो वहीं अगर ब्राह्मण चेहरों की बात करें तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पूर्व उप मुख्यमंत्री, और इसके साथ साथ हरीश द्विवेदी भी के नाम भी चल रहे थे कि इनका भी नाम आ सकता है अगर ब्राह्मण वर्ग से अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाजपा में हमेशा से जो नाम चलते हैं उन पर आते हैं नहीं आते हैं, एक नया नाम आ जाता है, ये हमेशा से देखने को मिलता है। तमाम सारी मीडिया में ढेर सारे नाम भले चले, लेकिन नाम वो आता है जो शायद किसी को अंदाजा नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात होती है भारतीय जनता पार्टी में कि चौंकाने वाला नाम हमेशा से आता है। तो लोगों को इंतजार है कि उनका अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, जो 14 तारीख को फाइनल हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में उस नाम का ऐलान होगा। सहमति बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के तमाम बड़े नेता केंद्रीय नेतृत्व से कई बार मिल चुके हैं। कल बड़ी बैठक हुई है। इसके बाद अब उम्मीद पूरी पक्की हो गई है कि 14 तारीख को अब तारीख आ गई है कि भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। जी विकास, अगर हम प्रदेश अध्यक्ष के दारोमदार की बात करें तो एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की होती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो किस तरह से जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास किया जाएगा, और आगामी जो 2 दिनों में प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा कौन होगा वो सामने होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम समझना चाहें तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जैसे अभी पर्यवेक्षक तय किए गए, आगे की प्रक्रिया किस तरह से पूरी होगी? जी बिल्कुल, ये लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी। चुनाव आयोग की चुनाव करवाने की जिम्मेदारी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे को दी गई थी। सबसे पहले बूथ लेवल के चुनाव हुए, जिला लेवल के चुनाव हुए, कार्यकारिणी का गठन हुआ, और इसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए इंतजार था, जिसके लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और ये प्रक्रिया के बाद 14 तारीख को नाम का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले हमने देखा था पिछले कई महीनों से लगातार प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं की बैठक केंद्रीय नेतृत्व के साथ लगातार हो रही थी, और कयास लगाए जा रहे थे कि आज से 2 माह पूर्व ही इनका
नाम, अब प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित हो जाएगा। लेकिन अब 14 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा, उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर 400 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और 27 का 2027 का विधानसभा चुनाव है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पूरे देश दुनिया की निगाहें उस पर बनी रहती हैं और इन्हीं प्रदेश अध्यक्ष जिनका नाम का ऐलान होगा, इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और लगातार 2 चुनाव जीतने के बाद क्या इस बार भी एक बड़ी जीत दर्ज करने के लिए वो नाम ऐसा रहेगा जो सबको लेकर साथ सके, सबको साथ लेकर चल सके, सभी वर्ग के लोग उसके साथ अपना सहयोग दें। जिस तरीके के नाम का ऐलान होगा और उस नेतृत्व को जो जिसका नाम का ऐलान होगा, पूरी पार्टी एकजुट खड़ी रहे, पूरा गठबंधन एकजुट खड़ा रहे, ऐसे नाम का ऐलान किया जाएगा जो सबको साथ लेकर चल सके। टारगेट है 2027 भारतीय जनता पार्टी के लिए और इसके लिए जो नाम का ऐलान होगा, बिल्कुल ये बड़ी बात नहीं है कि कोई नया नाम भी हो सकता है जो चल रहे हैं, चाहे धर्मपाल सिंह चल रहे हो, केशव प्रसाद मौर्य चल रहे हो, साध्वी निरंजना ज्योति चल रही हो, इस तरीके कई नाम चल रहे हैं। यहाँ तक कि अगर ब्राह्मण चेहरों की बात करें तो ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा, हरीश द्विवेदी के नाम भी चल रहे हैं। जी विकास, तो कोई तो आप मान रहे हैं कि कोई सरप्राइज एलिमेंट जो है, क्योंकि इसी तरह के सरप्राइज एलिमेंट देने के लिए जाने जाती है भाजपा, तो ऐसा भी हम इस बार के जो यूपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा इन चुनावों में देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और साफ तौर पर जिस तरह से 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है, तो संगठन को कौन मजबूती देगा संध्या, जमीनी तौर पर उसकी पकड़ क्या है और विस्तार पूर्वक अगर हम परिप्रेक्ष्य को देखें तो कैसे स्वीकार करते हैं जो आम जनता है वहां के उस अध्यक्ष को जब चुना जाएगा, और उसकी अंदर खाने कितनी बड़ी पकड़ होती है जो बूथ लेवल कार्य करता है। ये भी कई अहम फैक्टर्स हैं जो देखने होंगे भाजपा को। बिल्कुल आंचल, और हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में किस तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ती है और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव होना है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ ही एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द हाजिर होंगे। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। ब्रेक के बाद विकास स्वागत, और बात करते हैं गोवा अग्निकांड मामले की, जिसमें नाइट क्लब के मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को जल्द भारत लाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया अब तेज हो गई। ये दोनों हादसे के बाद थाईलैंड भागे थे। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को कल थाईलैंड के फुकेट से हिरासत में लिया गया है। वहीं कल इन दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपियों ने याचिका में जान को खतरा होने और मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी, लेकिन समर्थन में सबूत न होने की वजह से याचिका को खारिज कर दिया गया। वहीं कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बिजनेस के सिलसिले में वो 6 दिसंबर को देश छोड़कर गए थे, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक 7 दिसंबर की रात 1:17 पर टिकट बुक हुआ और सुबह 5:20 की फ्लाइट से आरोपी थाईलैंड रवाना हुए थे। इस बीच गोवा पुलिस अजय गुप्ता से भी पूछताछ कर रही है। बता दें कि गोवा अग्निकांड 6 दिसंबर की रात को हुआ था, जिसमें 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
तो शिकंजे में गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी, जहां निर्दोष लोगों को गंभीर चोट पहुंची थी और ऐसे कई लोग थे जो काल के गाल में समा गए। आखिरकार क्या आरोप हैं उन पर, वो भी आपको बता दें। लापरवाही, खतरनाक कृत्य से निर्दोष लोगों की जो मौत हुई, ये एक बड़ा आरोप उन पर है। मौत की आशंका वाले कृत्य को भी एक बड़ा आरोप लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ माना जा रहा है और दूसरों की जान को खतरे में डालने का आरोप भी इन दोनों पर लगा हुआ है। इतना ही नहीं, लापरवाही से निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाना और निर्दोष लोगों को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप भी इन पर है। साझी मंशा से अपराध किए गए, ये आरोप भी इनके खिलाफ बनता है। सुरक्षा नियमों का उल्लंघन और इसके साथ साथ फर्जी और अवैध एनओसी, असुरक्षित परिसर, ये तमाम वो ऐसे आरोप जिसकी जद में अब ये दोनों लूथरा ब्रदर्स हैं। तो कानून की धज्जियां इन्होंने उड़ाई, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और इसीलिए वो पहुंच गए थाईलैंड तक, जहां इन्हें अब साफ तौर पर भारत वापस लाने की कवायद तेज कर ली गई है। लेकिन गोवा बर्ज नाइट क्लब केस की अगर बात की जाए तो उसकी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। 6 दिसंबर से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ, कैसे आरोपियों तक पुलिस पहुंची, एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि गोवा के बर्ज नाइट क्लब में भीषण आग लगी 6 दिसंबर 2025। 25 लोग जो थे वो काल के गाल में समा गए, कई घायल हुए। साथ ही साथ फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों का जो बड़ा उल्लंघन है वो सामने आया, यानी कि सुरक्षा नियमों को ताक पर रखा गया। गोवा पुलिस ने सौरभ और गौरव लूथरा पर केस दर्ज किया। 7 और 8 दिसंबर को गोवा पुलिस ने सौरभ और गौरव लूथरा पर यह केस दर्ज किया था। गैर इरादतन हत्या सहित कई गंभीर धाराएं इनके खिलाफ लगाई गई। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि लूथरा ब्रदर्स दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे। इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस भी इनके खिलाफ जारी हुआ। लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट रद्द कर दिए गए। 9 दिसंबर 2025 वो तारीख जब लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट रद्द हुए। अगले दिन की अगर हम बात करें तो दिल्ली की कोर्ट से लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। 11 दिसंबर का वो दिन जब थाईलैंड की पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को डिटेन किया और भारतीय एजेंसियां इस वक्त प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन जो पूरा प्रोसेस है उसमें सक्रिय हैं। तो ये पूरा टाइमलाइन, गोवा का वो नाइट क्लब जहां आग के तांडव की वजह से कई जिंदगियां लील गया, ये क्लब जहां लोग जाते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और साथ ही साथ एक सुखद अनुभव लेने के लिए, जो कहीं ना कहीं दुख में तब्दील हो गया। और हमारे साथ 2 हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। गोवा से देवेंद्र हैं और साथ ही साथ अगर दिल्ली का रुख करें तो देवांशु मल्होत्रा इस वक्त मौजूद है इस बड़ी खबर पर। सबसे पहले देवेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। ये जो प्रत्यर्पण प्रक्रिया है लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से वापस लाने के लिए, किस तरह से इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि गंभीर आरोप लगे हैं दोनों पर। 25 जिंदगियां लील गया उनका ये क्लब। जैसे गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया, गोवा के पुलिस, सीबीआई और नेशनल एजेंसी के साथ मिलकर लूथरा ब्रदर्स को इंडिया और गोवा लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसकी प्रोसेस शुरू हो गई है। सीबीआई से और बाकी एजेंसीज है उनके साथ गोवा पुलिस कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और एक इसमें से बड़ा ये मुद्दा है कि होम मिनिस्ट्री ने उनका पासपोर्ट रद्द करने के बाद उनको पकड़ना आसान हो गया है। ये बड़ी कामयाबी मानी जाती है गोवा की तरफ से। कल सीएम ने जो बताया कि हमने बताया कि कुछ ही दिनों में जो भी जिम्मेदार होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे और वो इसको बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। और इसके आगे की जब जांच होनी चाहिए तब उसके लिए लूथरा ब्रदर्स को इंडिया और गोवा में लाना इम्पोर्टेंट है। तो उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। गोवा पुलिस और सीबीआई और सेंट्रल एजेंसी मिलके ये लूथरा ब्रदर्स को गोवा लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको गोवा लाया जाएगा और इसका जो बाकी का इन्वेस्टिगेशन है वो आगे जाएगा बाद में जी। और इसके साथ साथ हमारे सहयोगी संवाददाता दिव्यांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांशु, अगर हम आपसे अपडेट लेना चाहें तो अजय गुप्ता की भूमिका किस तरह से केंद्र में देखी जा रही है, क्योंकि लगातार उनसे भी पूछताछ की जा रही है।
देखिए बिल्कुल, अजय गुप्ता जो है वो लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर है और जब से ये घटना हुई उसके बाद से ही अजय की हम कह सकते हैं कि तलाश थी और न केवल गोवा पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है लगातार उसकी तलाश कर रही थी। और आपको बताना चाहूंगा कि जब लूथरा ब्रदर्स का जो ड्राइवर है, जो कि सबसे करीबी माना जाता है, कोहली, उसको जब गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि अजय नाम का एक शख्स है जो कि एक पार्टनर है लूथरा ब्रदर्स का, जिसके बाद से जो अजय है उसकी तलाश पुलिस कर रही थी और आखिरकार उसको दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रेस किया गया और वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल कल गोवा की जो लोकल अदालत है वहां पर उसको पेश किया गया और गोवा पुलिस ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी और अब जो अजय गुप्ता है वो गोवा पुलिस की कस्टडी में है और कई सवाल उससे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो लूथरा ब्रदर्स है वो फिलहाल थाईलैंड में डिटेन किए गए हैं और थाईलैंड से उनकी एक्स्ट्राडिशन जो कार्रवाई है, प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज जो है लूथरा ब्रदर्स को भारत वापस लाया जा सकता है। आपको बताना चाहूंगा कि भारत की कई देशों के साथ जो है वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और थाईलैंड उसमें से एक है और कहीं ना कहीं उसी ट्रीटी के तहत सबसे पहले हमारी सेंट्रल एजेंसीज ने इंटरपोल के जरिए ब्लू कॉर्नर जो नोटिस है वो इशू करवाया और उसके बाद जो थाईलैंड की लोकल अथॉरिटीज हैं उनसे संपर्क किया क्योंकि जब लूथरा ब्रदर्स इंडिया से फरार हो गए थे उसके बाद से ही उनकी लोकेशन थाईलैंड में मिल रही थी, जिसके बाद से जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो थाईलैंड की लोकल अथॉरिटीज के साथ संपर्क में थी और आखिरकार सबसे पहले उनको डिटेन किया गया और अब कहीं ना कहीं उसके प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि कोई भी देश जो है वो किसी दूसरे सिटीजन को लेकर किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहता और यही वजह है कि फिलहाल उनका थाईलैंड के अंदर जो है वो मेडिकल मॉनिटरिंग उनकी जारी है और जब थाईलैंड के जो हॉस्पिटल हैं उनको मेडिकल फिट बताएंगे उसके बाद ही उनका प्रत्यर्पण जो है वो किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आज सारी कार्रवाई बिल्कुल ये प्रत्यर्पण किया जाएगा। एक बार फिर चलते हैं देवेंद्र के पास। देवेंद्र, जब ये प्रत्यर्पण पूरा होगा और ये लूथरा ब्रदर्स जिन्होंने अक्षम्य ऐसे अपराध को अंजाम दिया, कई ऐसे उन पर आरोप लगे हैं, उसके बाद की कानूनी कार्रवाई किस तरह से की जाएगी? तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए गोवा सरकार प्रयास करेगी क्योंकि ये बड़ा हादसा है। गोवा के हिस्ट्री में 25 लोगों की मौत होना ये एक बड़ी घटना है और इसको सरकार ने सीरियसली लिया है। तो उन जो 25 जाने गई है उनको न्याय देने के लिए सरकार वो कड़ी से कड़ी उनको सजा मिले इसके लिए इंतजाम करेगी और उसके उसी पद पे गोवा सरकार का काम चल रहा है। गोवा सरकार कल भी सीएम ने पुलिस आला कमान की एक मीटिंग ली थी और उसमें भी जायजा लिया गया था कि अगर लूथरा ब्रदर्स आए तो उनको कैसे किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उनको इस मामले में पुख्ता सबूत के साथ उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है गोवा की तरफ। जी, तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बड़ा सवाल ये भी है संध्या कि ये जानते बूझते समझते हुए उन्होंने जब देखा कि कई जिंदगियां जो हैं वो मौत से जूझ रही हैं और कई काल के गाल में समा गए, फिर भी वो फरार हो गए, तो ये गलती नहीं, इसे ग्रॉस नेग्लिजेंस कहते हैं। और इसके लिए जिस तरह से कानून अपनी पूरी कार्रवाई को अंजाम देगा, उन जो निर्दोष हैं जिन्हें बिना दोष की सजा मिली है उनके लिए सच्चा न्याय साबित होगा। और इनकी गिरफ्तारी और जो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, संदेश साफ है कि यदि आप देश में किसी भी तरह के अपराध को अंजाम देते हैं तो आप बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे आप देश से बाहर चले जाएं। बिल्कुल। और आइए अब बात करते हैं एसआईआर से जुड़ी हुई। तो 12 राज्यों में जारी एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस पर चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाया गया है। यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में ये रियायत दी गई है। तमिलनाडु और गुजरात में इम्यूनरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 19 दिसंबर कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार में इम्यूनरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तारीख 23 दिसंबर कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 31 दिसंबर की गई है।
तो समय सीमा को बढ़ाया गया है। एसआईआर की समय सीमा तमाम कुछ राज्य हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। तो एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तेवर दिन ब दिन तल्ख होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साहिबा अब अपने राज्य की महिलाओं को भी एसआईआर के खिलाफ लामबंद कर रही हैं। ममता ने अपने भड़काऊ भाषण में कृष्णानगर की रैली में क्या क्या कहा, आइए वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा, मैं अपनी नागरिकता को क्यों साबित करूं। महिलाएं रसोई और औजारों के साथ तैयार रहे, बड़ा बयान दिया है भड़काऊ भाषण के रूप में ममता बनर्जी ने। ये बिहार नहीं बंगाल है, महिलाएं आगे लड़ेंगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये बिहार नहीं बंगाल है। तो भड़काऊ भाषण के लिए जानी जाती है ममता बनर्जी, और एक बार फिर उन्होंने अपना भड़काऊ भाषण दिया है। महिलाएं आगे लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे रहेंगे, ये कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी का नाम कटा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर क्या संदेश देना चाहती हैं ममता बनर्जी, उनके भड़काऊ भाषण से अंदाजा लगाया जा सकता है। किसी को जबरन निकाला तो वापस लाने का तरीका हम जानते हैं। और ये कहना कि अधिकार छीन लिए जाएंगे बहनों और माताओं के, और किस तरह से जिन लोगों को अगर वो जाते हैं तो उनको वापसी की प्रक्रिया के बारे में भी वो इस मंच से खुले तौर पर कह रही हैं। और ममता बनर्जी ने एसआईआर के लिए फॉर्म नहीं भरा, लेकिन क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव आयोग का कानून क्या कहता है आपको ये बताते हैं। तो न्यायपालिका, जनप्रतिनिधि, सरकारी पद अधिकारियों के नाम वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में रहेंगे। खेल, कला, संस्कृति जगत के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके नाम भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ही रहेंगे। सामान्य मतदाताओं की तरह फॉर्म और दस्तावेज उन्हें जमा करने होंगे। ये कानून की धारा 4D है और ऐसे व्यक्ति फ्लैग्ड या मार्क्ड वोटर श्रेणी में आते हैं। और ममता बनर्जी का नाम भी फ्लैग्ड वोटर के रूप में चिन्हित है। मुख्यमंत्री समेत कुछ श्रेणियों में लोगों को विशेष सुरक्षा कवच हासिल है, यानी जो भी प्रक्रिया इस वक्त पश्चिम बंगाल में अपनाई जा रही है वो कानूनी तौर पर संविधान के लिहाज से वैध है। इसका जिक्र अभी हमने किया। और जानकारियों के साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ सौरभ दत्ता। सौरभ, ये कहना मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, और इस मर्जी को वो भड़काऊ भाषण के तौर पर मंच से उन तमाम केंद्र बिंदुओं को आगे रख रही हैं। लेकिन जिस तरह से हमने बताया, ये सब कुछ जो बंगाल में हो रहा है ये कानून के अंतर्गत संवैधानिक प्रक्रिया को सर्वोपरि मानते हुए किया जा रहा है। आचल जी, देखिए, कल 11 दिसंबर था और 11 दिसंबर बंगाल में इन्यूमरेशन फॉर्म देने का लास्ट डे था। उसके बाद क्या क्या हुआ है, ये सारे जो एक महीने से भी ज्यादा ये प्रोसेस चला, ये जो फर्स्ट फेज है चला, उसमें अब तक देखा जा रहा है कि 58 लाख नाम ऐसे हैं जिनका नाम जो ड्राफ्ट रोल होगा, ड्राफ्ट रोल जो पब्लिश होगा उसमें नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ और एक डेटा है, वो है प्रोजेनी वोटर्स, यानी जिन्होंने अपने खुद की नाम नहीं है 2002 वोटर लिस्ट में, तो इसके लिए उन्होंने एक लिंक एस्टेब्लिश किया है, लिंकेज एस्टेब्लिश किया है, चाहे वो पिता का नाम देके हो, माता का नाम देके हो, या फिर दादा दादी, ऐसे करके उन्होंने दिया है। यहाँ पे कमीशन को खटक रहा है, यहाँ का जो डेटा है वो कमीशन को खटक रहा है, क्योंकि ऐसे मामले देखे गए हैं कि कहीं पे देखा जा रहा है कि बेटे का उम्र 75 साल है, माँ का उम्र 65 साल है। कहीं पे देखा जा रहा है कि ससुर का नाम ही पिता का नाम करके दाखिल किया गया है। तो ये सारे जो लिंकेजेस है, और बीएलओ ऐसा भी कह रहा है कि एक बंदे का घर दिखा रहा है आप मानो कलकत्ता में, लेकिन उसका जब वो मैपिंग कर रहे हैं तो वो दिखा रहा है वो नानून में है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कमीशन के सस्पेक्ट में है कि एक ही नाम के, आपके पिता का नाम अगर सिराजुल हो तो आप ढूंढ रहे हो सिराजुल नाम का ऐसा ही बंदा और कहां पे है, तो आप लिंकेज करके उसको दे दिए हो। अभी जब सारी बातें पता चला तब क्या हुआ, तब चुनाव आयोग ने एक 20 का एक टीम खड़ा किया। एक है जो स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता, और उनके अंदर बाकी सब टीम जो जोन वाइज सुपरवाइज कर रहे हैं कि कहां पे क्या हुआ है। और आखिर में इसलिए लास्ट 2 ऑप्शन भी बीएलओ ऑप्शन में हुआ,
वो BLO मॉम वाला ऐप और ये डिस्क्रिपेंसी वाला कितना भी है उसको ढूंढने वाला जो ऐप है। और अब आइए सीएम कल कृष्णनगर में क्या कहा, उन्होंने कहा कि दिल्ली से रोल ऑब्जर्वर भेजा गया है, डीएम के ऊपर वीडियो के ऊपर सुपरवाइज कर रहे हैं। और फिर उन्होंने जाके नाम कटने का जो है ये धन्य की बात की और कहा कि अगर एक भी नाम कटा तो जो महिलाएं हैं वो अपनी रसोई की जो सामग्री है वो लेके आगे आए। पहले रहेंगे महिलाएं, पीछे रहेंगे पुरुष। और हमने क्या देखा, हमने देखा फलता में जो रोल ऑब्जर्वर है श्री मुरुगन, उनको ऐसे ही एक विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि वो अपना काम करके आए हैं, लेकिन इसी के चलते ये बात सामने आती है कि ये जो स्ट्रेटेजी एक हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कह सकती है। जी सौरभ, मतदाता सूची में जिस तरह से अशुद्धियां आप बता रहे हैं उसके शुद्धिकरण का ये काम लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लगातार जिस तरह से भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं, एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये बयान है कहीं ना कहीं, और क्या सत्ता की चाबी जाती हुई नजर आ रही है उसकी वजह से ये बौखलाहट सामने है? संध्या जी देखिए, सीएम की जो बयान है ये तो साफ जाहिर है कि एसआईआर प्रोसेस के लेके अंदर ही अंदर एक दबाव है। जैसे जैसे ट्रिक वो लोग सोचे थे, कहीं ना कहीं जाके ये जो चुनाव आयोग का जो स्ट्रेटेजी है ये काम कर रही है, ऐसा तो एक रिफ्लेक्शन आता है। वरना वो इतना भड़कालू भाषण क्यों देती है? पहले स्टेज में एक स्टेज था, बीच में वो कह रही थी आप सब फॉर्म फिलअप कीजिए, हमारे जो लड़के लोग हैं वो भी फॉर्म फिलअप करने में आपको मदद करेंगे। इतना नहीं था, इतना ज्यादा वो भड़कालू भाषण नहीं दे रही थी बीच में। कल कृष्णनगर में जाके अचानक से उन्होंने अपना पीछ हाई कर दिया और ऐसी ऐसी बातें की, जैसे कि आपने मेंशन किया कि ये कहा नहीं जा सके, सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो अपना काम करने जा रहे हैं। कल अगर उनके साथ कुछ भला बुरा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? आप कह रही है कि महिलाएं और सौरभ, बात यहाँ पर यह भी कि मुख्यमंत्री का पद एक सम्मानित पद होता है, और जिस तरह के भड़काऊ भाषण के तमाम पॉइंटर्स हमने साझा किए हैं, ये समझ नहीं आ रहा कि ममता बनर्जी ने उस मंच से इस बात का आह्वान किस तरह से किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, लगातार आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। और यहाँ पर मुझे संध्या किस्सा भी याद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, कि जब डूसू के चुनाव होते हैं तो तमाम जो पार्टियां, खासतौर पे NSUI BJP जब वो चुनाव लड़ती हैं और उनको प्रमोट करने के लिए जो उनके कार्यकर्ता हैं वो कॉलेज टू कॉलेज जाते हैं, लेकिन ये भी होता है कि आप इसे वोट मत दीजिए, उसे मत दीजिए, इस तरह की बातें भी सामने आती है। लेकिन कई बार जो प्रमोट करने आते हैं, आप उनसे अगर फुल फॉर्म भी पूछेंगे तो शायद उनको पता नहीं होगा। तो जिस तरह की बातें मुख्यमंत्री कर रही हैं कि SIR ऐसा है, SIR वैसा, मुझे लगता है कि आधी जनता शायद समझ भी नहीं पा रही होगी कि ये प्रक्रिया जो है वो संवैधानिक है, उनके भले के लिए है, ताकि मतदान की प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेही बना। और देखिए, चुनाव आयोग का संदेश भी साफ ही है कि ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, इसके माध्यम से हम कैसे जो पात्र मतदाता हैं उनको हम मतदान के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, और जो अपात्र हैं उन लोगों को कैसे इन मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता है। क्योंकि तमाम जो सुविधाएं होती हैं वो जो वहां पर राज्य में रह रहा मतदाता है उस तक पहुंचनी जरूरी है, और ये जो पहुंच है, जब हम बात करते हैं लास्ट माइल उस व्यक्ति को जोड़ने की मुख्य धारा के साथ, उसके लिए चुनावी प्रक्रिया को SIR के तहत इस तरह बनाना बेहद आवश्यक है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब अरुणाचल प्रदेश की, जहां के अंजा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, 17 लोगों की जान चली गई। चकलागम इलाके में मजदूरों से भरा हुआ एक ट्रक पहाड़ी से नीचे गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक में कुल 22 मजदूर सवार थे जो असम के रहने वाले थे। इस हादसे में 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और एक व्यक्ति को जीवित निकाला गया है। 17 शवों को बरामद कर लिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि घटना सोमवार रात को हुई थी, लेकिन इसका पता 2 दिन बाद चला, जब हादसे में अकेला बचा व्यक्ति चिपरा GRF कैंप पहुंचने में कामयाब रहा और अधिकारियों को अलर्ट किया। यह हादसा 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर हयू लियांग चागला गांव सड़क पर हुआ। सुरक्षा बल बाकी लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी चला रहे हैं। तो खराब मौसम, अस्थिर जमीन, ज्यादा ऊंचाई ऑपरेशन को और मुश्किल बना रहा है। हालांकि राहत और बचाव दल घटनास्थल पर अपना काम तेजी से कर रहे हैं। राज्य के अधिकारी प्रभावित परिवारों की मदद करने और मुश्किल बचाव अभियान पर नजर रखने के लिए अंजा जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को PM
एनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए की राहत राशि का ऐलान किया है। तो दुखद खबर, अरुणाचल में भीषण हादसा, जहां चकलागाम इलाके में खाई में गिरा ट्रक, उसमें मजदूर थे और ट्रक में करीबन असम के 22 मजदूर सवार थे, जिसमें 17 मजदूरों की दुखद मौत हुई है। तो ईटानगर से ही दिनेश कुमार सिंह इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिनेश, दुखद हादसा हुआ है अरुणाचल प्रदेश में और जिस तरह से मजदूरों की जान गई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को मिशन मोड में चलाया जा रहा है। कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है इस ऑपरेशन को चलाने में। हाँ संध्या, एक्चुअली इसमें क्या है, जो 22 जो नंबर है, जो 22 व्यक्ति हैं, वो जो डंपर है, डंपर के ड्राइवर और खलासी सहित 22 व्यक्ति हैं, वर्कर्स हैं। और इसमें एक व्यक्ति जीवित है, जिसने बुधवार की शाम को बीआरटीएफ कैंप जाकर इस घटना की सूचना दी। और यह इलाका बहुत ही दुर्गम इलाका है। और जो चागलागाम जो एरिया है, चागलागाम अंतिम गांव है हमारा, पीएम मोदी के जो उनको प्रथम गांव है, फर्स्ट विलेज है। और ये बहुत ही दुर्गम इलाका है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये जो मजदूर जा रहे थे। और अभी भी जो 4 लापता मजदूर जो हैं, उनकी तलाश के लिए आज अभियान शुरू हो गया है। इसमें भारतीय सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल जो वॉलंटियर्स हैं, स्थानीय पुलिस हैं और जो भी वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी लोग हैं, सब वहाँ पे लगे हुए हैं राहत और बचाव कार्य में। चूंकि ये जो दुर्घटना जहाँ हुई है वो हाइलियांग से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है और चागलागाम वहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। और ये कम से कम 200-300 मीटर जो गहरी खाई है, उसमें डंपर गिर गया जी। और जी में दिनेश, क्या हादसे की वजह पता चल पाई है, किस वजह से यह हादसा हुआ है? जिस तरह से अगर अभी हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि मौसम की खराबी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं बाधा भी उत्पन्न हो रही है, तो क्या कारण रहे जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? साथ ही साथ जो मृतक मजदूर हैं, क्या उनके बारे में उनकी शिनाख्त हो पाई है, पता चल पाया कहाँ से ये मजदूर इस वाहन में सवार थे? संध्या, जो मजदूर थे वो ज्यादातर एक ही गाँव के थे, असम के तिनसुकिया जिले के थे, एक ही गांव के थे। और उसमें जो है सबसे बड़ा जो कारण जो हो सकता है, रात का समय पतला सकरा रास्ता होता है और बहुत ही मुश्किल भरा रास्ता होता है। और मौसम की जहाँ तक बात है, रात को मौसम तो इतना खराब नहीं था, अंधेरा होता है और रात को चलना मुश्किल होता है क्योंकि रात को वाहन इतने सड़क पे नहीं चलते। और दूसरी जो बात है, जो मुश्किल हालात वहाँ की टेरेन के कारण आ रही है। चलिए, तो अरुणाचल में इस भीषण जो हादसा हुआ है, ये दुखद है, हृदय विदारक है और जिस तरह से मिशन मोड में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उम्मीद है कि इस हादसे से खासतौर पर जो परिजन हैं, जो शोक संतप्त परिवार है, उन्हें अनुग्रह राशि भी पीएम एनआरएफ द्वारा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब रुख करते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों का, और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जगत में बात करेंगे बांग्लादेश से जुड़ी हुई। जी हाँ, क्योंकि बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीख तय होते ही अब राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिरुद्दीन ने गुरुवार को मतदान की तारीख का ऐलान कर दिया है। शेख हसीना के 2024 के छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद सत्ता से हटने के बाद यहां पहली बार चुनाव होगा। 17 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला ये मुस्लिम बहुल राष्ट्र अब पूरी तरह बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में अपने अगले नेतृत्व का चयन करेगा। चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की तारीख 29 दिसंबर है, जबकि जांच 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक और नाम वापसी 20 जनवरी तक होगी। इस बार के मुकाबले में खालिदा जिया की बीएनपी सबसे आगे बताई जा रही है, जबकि छात्रों के विद्रोह के बाद प्रतिबंध झेल चुकी जमाते इस्लामी फिर सक्रिय दिख रही है। बांग्लादेश में होने वाले 12 फरवरी का चुनाव इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि बांग्लादेश का जो लोकतांत्रिक भविष्य है और सामाजिक स्थिरता को एक दिशा के लिहाज से कैसे निर्धारित करेगा, ये देखना होगा। तो
बड़ी खबर बांग्लादेश जहां चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हुआ और हमारे साथ नवल सिंह परमार इस वक्त ढाका से जुड़ गए हैं। नवल सिंह, छात्र आंदोलन के बाद अगर देखा जाए तो राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के ये चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। जी, देखा जाए तो ये पहला चुनाव है जो लास्ट ईयर अगस्त में जो राजनीतिक अस्थिरता खड़ी हुई और जिसमें शेख हसीना और उसके अवामी लीग पार्टी को अपदस्थ किया गया। लेकिन अभी कल का जो अवामी लीग पार्टी का जो बयान आया है उसमें कड़ी चेतावनी दी है कि देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को चुनाव से बाहर रख के बांग्लादेश में जो चुनाव कराया जाएगा तो देश में एक गहरा संकट में आ जाएगा, देश गहरे संकट को धकेल देगा। पार्टी का ये भी कहना है कि अवामी लीग पार्टी जो है वो लिबरेशन वॉर, देश की जो मुक्ति युद्ध जो है उसका नेतृत्व किया था देश के लोगों के साथ मिलके, और इस ऐसी पार्टी को और उसके जो राजनीतिक गतिविधियां है, राजनीतिक हलचल है, उसमें अगर उससे बाहर रखा जाएगा तो देश के लिए ठीक नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अवामी लीग पार्टी जो है ऐसे कोई चुनाव को स्वीकृत नहीं करेगा और उसको फ्री, फेयर या ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटरी इलेक्शन नहीं माना जाएगा। तो इलेक्शन के बाद भी जब एक बड़ा राजनीतिक दल अवामी लीग अभी भी ग्राउंड से पता हमें चलता है कि वो सबसे बड़ा देश का राजनीतिक पार्टी है, हालांकि उसके लीडर्स शेख हसीना हो या उनके जो फर्स्ट एंड सेकंड कैडर जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं या तो जेल में है या तो देश से बाहर है, लेकिन ग्राउंड पे उनके कार्यकर्ता है और उनके वोटर्स है। अवामी लीग सबसे बड़ा पार्टी है, बीएनपी जमात इस्लामी है, लेकिन सबसे बड़ा पार्टी अभी भी अवामी लीग को ही माना जाता है। तो उसको अगर इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा तो वो इलेक्शन को सहभागिता वाला इलेक्शन या पार्टिसिपेटरी इलेक्शन माना जाएगा या नहीं, वो एक विश्लेषण का विषय है। हालांकि मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहता हूं कि बांग्लादेश में पिछले 3 चुनाव जो है उसमें भी देश का सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे बीएनपी ने भी हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि शेख हसीना की नेतृत्व वाली सरकार ने जो केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो हटा दिया था सत्ता में आने के बाद। तो पिछले 2 दशक में देखा जाए, 1.5-2 दशक में तो बांग्लादेश में या तो बीएनपी इलेक्शन का बहिष्कार करता था, अभी अवामी लीग को बैन करके अवामी लीग को इलेक्शन में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्टिसिपेटरी इलेक्शन जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अहम माना जाता है वो हुआ नहीं है बांग्लादेश में। वो शेख हसीना भी उसके लिए जिम्मेदार है और अभी का जो यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी जिम्मेदार है। जो संसदीय चुनाव है वो कैसे राजनीतिक स्थिरता प्रदान करेंगे बांग्लादेश को, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और वक्त शुरू से ब्रेक के उस पार जानेंगे कि समाचार पत्रों में सुर्खियों के लिहाज से क्या कुछ खास है आपके लिए। जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ पर नया सवेरा के साथ। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं समाचार पत्रों की दुनिया में और आपको बताते हैं कि आज के अखबारों में कौन कौन सी खबरें प्रकाशित हुई हैं। पहली खबर की अगर हम बात करें तो ये हमने नवभारत टाइम्स अखबार से ली है। आपको बता दें कि रद्द सफर का मरहम 10,000 का वाउचर, इस हेडलाइन के साथ ये खबर ली गई है। इंडिगो ने ऐलान किया है कि 12 महीने तक ये वैलिड रहेगा और 3 से 5 दिसंबर को जो ज्यादा लोग परेशान रहे हैं उन्हें ये वाउचर दिया जाएगा।
कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा, वो इस खबर में बताया गया है। क्यों नहीं मिलेगा वो बताया कि 24 घंटे के अंदर जिनकी फ्लाइट रद्द हो गई थी उन्हें ही ये वाउचर दिए जाएंगे। डीजीसीए ने जब कमान संभाली है, सीईओ को तलब किया है, तो उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से इंडिगो जो परेशान यात्री थे उन्हें किस तरह से राहत देने के लिए अब आगे बढ़ रहा है। और बात करते हैं एक और परेशानी की। वो कहते हैं कि जब आप वैज्ञानिक युग में आगे बढ़ते हैं तो कई दिक्कतों का सामना होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी डीप फेक और तमाम फ्रॉड जो है वो कई ऐसी खबरें सामने आती है। लेकिन एक बहुत हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है अमेरिका से, जहां पर ChatGPT, जिससे हम सवाल जवाब पूछते हैं अगर हम कहीं फंस जाते हैं या कुछ हम काम करना चाहते हैं, उसके कहने पर एक युवक ने अमेरिका में जो है अपनी माँ को मारा और उसके बाद वो खुद भी उसने अपनी जान ले ली और इसीलिए जो कंपनी है उस पर मुकदमा ठोका गया है। पूर्व ITV पेशेवर ने खुद की जान ली, फिर माँ की जान ले ली और साफ तौर पर किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी तर्क, विवेक और बुद्धि के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसको लेकर अब एक लंबी बहस छिड़ गई है। बढ़ते आगे और तीसरी खबर संध्या बताएंगे आपको। जी हाँ, एक खबर हम आपको शोध में किस तरह से दावा किया गया है उससे जुड़ी हुई खबर बता रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक दावों के उलट बोतल बंद पानी सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है, ये बता रही है रिपोर्ट। अधिकांश विकसित देशों में नल के पानी को बोतल बंद पानी की तुलना में कड़े कानूनी और परीक्षण मानकों के तहत परखा जाता है। रोजाना सार्वजनिक जलापूर्ति में बैक्टीरिया, भारी धातुओं और कीटनाशकों की जांच की जाती है। ब्रिटेन में पेयजल परीक्षण के परिणामों को खुले रूप से प्रकाशित किया जाता है। तो ये एक शोध किया गया है जो बता रहा है कि बोतल बंद पानी सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है। तो एक शोध संध्या आपके लिए लेकर आई है और दूसरे शोध को मैं आपसे साझा करती हूँ और बात यहाँ पर हो रही है चिंता की, जिसमें ये अखबार की जो हेडलाइन है वो ये कह रही है कि ये जेनेटिक है, यानी अगर आपके माता पिता में अवसाद या डिप्रेशन कभी रहा हो तो वो आगे जनरेशन्स में भी पास ऑन हो जाता है। तो वो कहते हैं ना कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क होता है और ऐसे में 1 अरब से ज़्यादा लोग इस वक्त स्ट्रेस, एंग्जाइटी उससे जूझ रहे हैं और इस शोध के ज़रिए ये खबर सामने आई है कि कैसे जब हम डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंता और एंग्जाइटी की बात करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बच्चों में भी कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है और ये जेनेटिक है, जो एक चिंताजनक खबर हम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जेनेटिकली अगर ये ट्रांसफ़र होता है तो इससे लड़ने के लिए और इससे निजात पाने के लिए भी अब कई ऐसे विकल्प हैं जिन्हें खोजना शुरू करना, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य जगत के लिए, एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं फ्राइडे की। आज फ्राइडे, जिसे ब्लॉकबस्टर फ्राइडे भी हम कहते हैं, तो सिनेमा घरों से लेकर OTT प्लेटफॉर्म्स तक हर तरफ कुछ ना कुछ धमाकेदार आपका इंतजार कर रहा है और ये नया सेगमेंट जिसे हम फ्राइडे स्पेशल कह रहे हैं, इस हफ्ते की ताज़ा और बेहतरीन फिल्मी अपडेट्स हम आपके लेकर आए हैं ताकि आपका जो वीकेंड है वो एंटरटेनमेंट से भरपूर हो। तो देखिए और सीधे रुख करते हैं हमारे फ्राइडे स्पेशल को और हमारे साथ जुड़ रही हैं इसमें हमारी सहयोगी जया। धन्यवाद। फ्राइडे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत तो धुरंधर से ही करनी होगी। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर से सिनेमा हॉल में है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म ने दर्शकों को इंप्रेस कर लिया है और बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया है। वायरल रील्स के बीच धुरंधर की धुआंधार कमाई जारी है। भारत ही नहीं, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी धुरंधर ने धावा बोल दिया है। फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। लास्ट वीक रिलीज की बात करें तो तेरे इश्क में वो भी धुरंधर की आंधी में टिकी हुई है अभी तक। इस हफ्ते की रिलीजेस की बात करें तो भारत की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म, हर पीढ़ी की फेवरेट शोले के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सिप्पी फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा 4K और डॉल्बी 5.1 में रीस्टोर्ड शोले का ओरिजिनल अनकट वर्जन रिलीज हो रहा है। विश्व के कई संस्थानों ने, कई सर्वेक्षणों ने शोले को सर्वकालिक महानतम भारतीय फिल्म चुना है। ब्लॉकबस्टर शोले का प्रीमियर 1975 में मुंबई के मिनर्वा सिनेमा हॉल में हुआ था, जहां ये लगातार 5 वर्षों तक चली। तो एक
एक बार फिर देखिए शोले पूरे परिवार के साथ, वो भी इसका ओरिजिनल अनकट वर्जन। अब आएगा मजा खेल का, और ये खेल अब इन दोनों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा। अगली रिलीज है बाफ्टा नॉमिनेटेड बेनेटाइक बेकहम फेम गुरिंदर चड्ढा की क्रिसमस कर्मा। क्रिसमस कर्मा चार्ल्स डिकेंस की अ क्रिसमस कैरल से प्रेरित ओरिजिनल कंटेम्प्रेरी म्यूजिकल है, जो फेस्टिव जादू को एक नए मॉडर्न नजरिए से एक जीवंत साउथ एशियन स्टाइल में प्रेजेंट करती है। फिल्म में है कुणाल नैयर, बिग बैंग थ्योरी वाले और डेस्परेट हाउसवाइफ्स फेम ईवा लोंगोरिया। शुरुआती रिव्यूज अच्छे हैं। फिल्म भारतीय प्रोड्यूसर्स और कहानीकारों की बढ़ती ग्लोबल मौजूदगी को भी दिखाती है। बात करें ओटीटी रिलीजेस की तो नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हैं फैमिली कॉमेडी सिंगल पापा। कुणाल खेमू है लीड में, मनोज पाहवा, आयशा रजा, प्राजक्ता कोहली, नेहा धूपिया, सुहेल नैयर, दयानंद शेट्टी सहित कई शानदार कलाकार हैं। जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है द ग्रेट शमशुद्दीन फैमिली। कॉमेडी ड्रामा है, अनुषा रिजवी निर्देशित और लिखित है और इसमें कृतिका कामरा है, साथ में है सबकी सुपर फेवरेट फरीदा जलाल। द ग्रेट इंडियन कपल शो नए किरदारों, नए हंगामे और नए अवतारों के साथ वापस आ रहा है। 20 दिसंबर से होगा शुरू नेटफ्लिक्स पर। तो आज के फ्राइडे स्पेशल सेगमेंट में इतना ही। वापस चलते हैं। बहुत सारी फिल्में बताई हैं जया ने, और इसी फिल्म की जब हम बात करते हैं उसी से जुड़ी हुई एक खबर है जहां साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत का आज जन्मदिन है संध्या, और प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि थिरू रजनीकांत जी को उनके 75वें जन्मदिन के खास मौके पर बधाई। उनके अभिनय ने कई पीढ़ियों को अपनी ओर खींचा है और खूब तारीफ लूटी। उनके काम में अलग अलग रोल और जॉनर शामिल हैं जो लगातार नए बेंचमार्क सेट करते हैं। ये साल उनके लिए खास रहा है क्योंकि उन्होंने फिल्मों की दुनिया में 50 साल पूरे किए। उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूँ। और रजनीकांत जाने जाते हैं थलाइवा के रूप में। जब हम बात करते हैं साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में जाना माना बहुत दिग्गज नाम है रजनीकांत का। और आइए बात करते हैं नया सवेरा में और देखते हैं कि किस तरह का मिजाज है मौसम का आपके शहर में।
तो ग्राफिक्स के जरिए आपने जाना मौसम का हाल और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखा रहे हैं ठंडी हवाओं के बीच साइबेरियन बर्ड्स का अद्भुत नजारा, जो साफ तौर पर तमाम टूरिस्ट हैं उन्हें आकर्षित कर रहा है। आप इन तस्वीरों का लीजिए आनंद, हमें दीजिए इजाज़त। मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए, अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए और नया सवेरा और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।